हाय एवरीवन, एग्ज़ाम मेडिसिन चैनल में आप सभी का स्वागत है। अभी की वीडियो में बात करने वाले हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी रिक्रूटमेंट 2024 और हम इसमें बात करेंगे आपके डेटा एंट्री ऑपरेटर, हिंदी टाइपिस्ट और कंप्यूटर ऑपरेटर की कंप्लीट जानकारी के विषय में। आपको इसमें संपूर्ण जानकारी दी जाएगी डेटा एंट्री ऑपरेटर की, हिंदी टाइपिस्ट और कंप्यूटर ऑपरेटर की। आप सभी लोगों की डिमांड थी, आप लोगों ने इस पे काफ़ी क्वेरी की है, कमेंट किया है कि आपको इसके बारे में, इसके एलिजिबिलिटी क्या होगी, मतलब योग्यता क्या होगी, पाठ्यक्रम यानी सिलेबस क्या होगा और इसके सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहे थे पिछली बार और अभी क्या रहेंगे, उसके विषय में बात करेंगे। आप सभी के जो भी डाउट होंगे इन 3 पोस्ट को लेकर वो क्लियर हो जाएंगे। इसके अलावा भी मैंने सेपरेटली वीडियो अवेलेबल कराई है एमटीएस के लिए, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट और अदर पोस्ट के लिए। अगर किसी को ज़रूरत है तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ पर जाएंगे तो आपको सब कुछ मिलेगा। और मेरे द्वारा जो भी आपको चीज़ें, क्लासेस, पीडीएफ नोट्स जो भी मिलती रहती है वो टेलीग्राम पे आपको शेयर किया जाता है, साथ ही प्लेलिस्ट में सारी चीज़ें हैं। और इसको शुरू करें उससे पहले एक जानकारी और ले लीजिए कि www.exammedicine.com ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है। अगर किसी भी तरीके की वैकेंसीज़ के बारे में आपको जानकारी चाहिए, रिज़ल्ट, एडमिट कार्ड या कुछ भी, तो आप यहाँ पर विज़िट करेंगे, आप सब कुछ यहाँ से मिल जाएगा आपको और आप डायरेक्ट अप्लाई भी कर सकते हैं अभी सभी अपने ऑनलाइन फॉर्म को। तो आइए हम एक एक करके सभी को देखते हैं और आपकी जो भी दिक्कत है वो दूर हो जाएगी। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डेटा एंट्री ऑपरेटर की विषय में। और ये भी जानते होंगे आप कि डेटा एंट्री ऑपरेटर और हिंदी टाइपिस्ट जो 2 पोस्ट है ये ग्रुप सी के पद हैं दोनों, जबकि कंप्यूटर ऑपरेटर जो है ये ग्रुप बी के हैं। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं डेटा एंट्री ऑपरेटर की। तो ये रहे डेटा एंट्री ऑपरेटर की जो एलिजिबिलिटी है उसको देख लेते हैं। तो जिन लोग को भी दिक्कत परेशानी हो रही थी यहाँ से आप अपना क्लियर कर लीजिए। पहली बात तो इसमें आपकी एज कितनी होनी चाहिए डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए, अगर आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो शैल नॉट एक्सीड 35 ईयर, आपकी जो उम्र होनी चाहिए 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। अब आप सोचेंगे एग्जैक्ट 35 हो तो क्या करें, तो 35 है तो फिल कर सकते हैं। ये है जनरल कैंडिडेट के लिए 35 एज। लेकिन यदि आप SC ST OBC या PH कैंडिडेट हैं, इस कैटेगरी में आते हैं, तो आपको जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो भी रूल्स होते हैं, जो भी रिलैक्सेशन मिलते हैं एज में, वो आपको इस वैकेंसी में भी मिलेंगे। तो जैसे OBC की बात करें तो आपको लगभग 3 साल की छूट है, SC ST 5 ईयर की छूट होती है मे बी, तो इस तरीके से आपको छूट इसमें मिलेगी। ठीक है, तो अगर आप मान लो OBC के हो तो 35 नहीं, अगर आप 37 के भी हो तो भी फॉर्म भर सकते हैं, 38 तक फॉर्म आप भर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप समझ लेंगे। अब हम बात कर लेते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन की। आपके पास क्या योग्यता होगी तो आप ये फॉर्म भरेंगे, ये ज़्यादा ज़रूरी है। आइए देखते हैं। देखिए फर्स्ट पॉइंट पे दिया है BCA और ग्रेजुएशन विथ PGDCA और BSc इन कंप्यूटर, CS का मतलब है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग IT, और BBA in IT from recognized university and working knowledge of office assistant tools like MS Office or Open Office, also O level of DOEIC after graduation from a recognized university। तो सबसे पहला जो पॉइंट है इसमें समझ लीजिए कौन लोग फॉर्म भर सकते हैं। सीधी सी बात ये है कि यदि आपने BCA किया है तो आप फॉर्म भर सकते हैं, उसके बाद PGDCA हो आपके पास तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपने BSc कर रखा है कंप्यूटर साइंस से तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद है, अब जैसे आपने BSc कंप्यूटर साइंस से किया हो तो सिर्फ कंप्यूटर ही तो सभी सब्जेक्ट नहीं रहे होंगे आपके, और भी कुछ रहा होगा, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पहले साल 1 साल पढ़ा है तो आप सफिशिएंट है, आप फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद अगर आपने CS IT से इंजीनियरिंग की है, जैसे BTech है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। या आपके पास BBA की डिग्री हो, IT से हो तो आप भर सकते हैं, मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से, ये होना चाहिए डिग्री। उसके अलावा आपके पास क्या होना चाहिए, तो वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। किसका? MS ऑफिस का, ओपन ऑफिस टूल्स जो हमारे होते हैं, MS ऑफिस, एक्सेल, एक्सेस, पावर पॉइंट, इन सब के में जो है आपको नॉलेज होनी चाहिए, वर्किंग एक्सपीरियंस का होना चाहिए। सॉरी, यहाँ एक्सपीरियंस वर्ड तो नहीं ऐड किया है, यहाँ पे लिखा है वर्किंग नॉलेज सिर्फ होना चाहिए, नॉट की एक्सपीरियंस। उसके बाद है, और
उसके बाद लिखा है आल्सो ओ लेवल आफ्टर ग्रेजुएशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने ग्रेजुएशन किया, सिंपल ग्रेजुएशन आपके पास हो, बीए किया हो आपने, ज़रूरी नहीं है कि कंप्यूटर उसमें आपके रहा हो, ठीक है, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। कब? जब आपने ग्रेजुएशन के बाद ओ लेवल जो होता है डोएक सोसाइटी से कंप्लीट कर लिया हो तब। अगर मान लीजिए कोई कैंडिडेट है 12th में है, उसने 12th के बाद ही क्या कर लिया है, ओ लेवल कर लिया बाई चांस, तो वो एलिजिबल नहीं है। और एक बात और, अगर किसी ने पॉलीटेक्निक डिप्लोमा कर रखा है तो पॉलीटेक्निक डिप्लोमा जो होता है आपका 3 ईयर का सीएस से या तो आईटी से, ठीक है, तो ये भी किसके इक्वल होता है आपका, ये इक्वल होता है ओ लेवल के। लेकिन ये सिर्फ मान्य नहीं है कि आपने हाई स्कूल के बाद कर लिया 12th के बाद, नहीं, आपके पास ग्रेजुएशन प्लस ओ लेवल होना चाहिए तब आप फॉर्म भर पाएंगे। उम्मीद है फर्स्ट पॉइंट समझ में अच्छे से आ गया होगा। अब अगले पॉइंट पे आते हैं। हैविंग अ टाइपिंग स्पीड ऑफ 40 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश इन कंप्यूटर इन्वायरमेंट। तो ये जान लीजिए आपको 40 वर्ड प्रति मिनट की गति से, मतलब स्पीड आपकी इंग्लिश में कितनी होनी चाहिए, टाइपिंग में 40 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद है नॉलेज ऑफ, थर्ड पॉइंट पे हम बात कर रहे हैं नॉलेज ऑफ इंग्लिश एंड हिंदी सॉफ्टवेयर, ठीक है, एसेंशियल, मतलब आपको हिंदी और इंग्लिश इसमें नॉलेज होनी चाहिए सॉफ्टवेयर के विषय में कि क्या कैसे चीज़ें हैं। तो यार चूंकि हिंदी इंक्लूडेड है तो ये जान लीजिए आपके स्किल टेस्ट जो होंगे वो होंगे तो इंग्लिश में, मतलब 40 वर्ड पर मिनट में आपको इंग्लिश आएगी, लेकिन हिंदी की भी नॉलेज होनी चाहिए टाइपिंग की। तो अभी नहीं भी आती है तो कोई घबराने की बात नहीं है, अभी समय बहुत है, सीख सकते हैं। तो जो शुरुआत करें वो मंगल फॉन्ट इन स्क्रिप्ट पे करें, कुर्ती देव पे अगर किसी को आता है तो वो करते रहें उस, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ मेंशन नहीं है ना कि यही चीज़ होनी चाहिए, इसलिए दोनों फॉन्ट अलाउ हो सकते हैं। आगे देखिए, नॉलेज ऑफ इंग्लिश एंड हिंदी रीडिंग राइटिंग एंड स्पीकिंग, ठीक है, एसेंशियल, मतलब जो डेटा एंट्री ऑपरेटर में फॉर्म फिल कर रहे हैं उनको उनको जो है इंग्लिश और हिंदी जो दोनों है, इंग्लिश लैंग्वेज और हिंदी लैंग्वेज को पढ़ने लिखने और बोलने आना चाहिए, ठीक है, ये चीज़ें हैं इसमें। ये चीज़ है, देखिए स्पीकिंग का मतलब ये नहीं है कि आप मतलब समझ सकते हैं, अगर आप आराम से भी बोल रहे हैं तो उससे कोई घबराने वाली बात नहीं है। ऐसा नहीं कि एकदम फ्लुएंट बोल ही रहे हैं तो ही आप इसमें एलिजिबल हो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आप समझ सकते हैं, आप उस किसी के क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, ये है तो आप इसमें होंगे, क्योंकि इसमें कोई इंटरव्यू नहीं है, ठीक, याद रखेंगे। ये अभी हमने आपको जो बताया ये बताया है डेटा एंट्री ऑपरेटर के विषय में, ठीक है। तो डेटा एंट्री ऑपरेटर में क्या क्या एलिजिबिलिटी है, क्या योग्यताएं हैं, मैंने बता दिया। कंप्यूटर मस्ट है, वो ज़रूरी है। अब इसके सिलेबस की बात कर लें, सिर्फ हम डेटा एंट्री ऑपरेटर की, वैसे मैंने पहले भी बताया है, टेलीग्राम पर भी शेयर है, तो उसमें देखते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या आएगा, 100 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। 100 क्वेश्चन में क्या होगा, आपके जो है हिंदी आएगी, इंग्लिश आएंगी। हिंदी कितने, 15 क्वेश्चन, हिंदी सॉरी इंग्लिश भी 15 क्वेश्चन, जो बचता है आपका 70 प्रश्न। इसमें से क्या आएगा आपका, इसमें आएगा जीके और प्लस करंट अफेयर आएगा, प्लस कंप्यूटर लिटरेसी आएगी, क्योंकि कंप्यूटर से रिलेट कर रहा है आपका फील्ड, तो कंप्यूटर के प्रश्न आप में ज़्यादा पूछे जा सकते हैं। तो अलग अलग डे पे अलग अलग एग्ज़ाम कंडक्ट होंगे, तो आपके पेपर अलग बनेंगे। ये सोच में ना रहे कि एक साथ अगर पेपर होता है तो आप में नहीं होगा, आप में कंप्यूटर लिटरेसी से प्रश्न आएंगे। चैनल के द्वारा आपकी क्या हेल्प हो सकती है, तो आप लोगों को लगातार वीडियो प्रोवाइड हो रही है, आपके जो कमेंट्स हैं, जो भी आपकी डिमांड है उस पर तो होते ही हैं, साथ ही जो पॉसिबल हो सकती है वीडियो आपके पढ़ाई के दृष्टि से, मतलब आपके रिटन एग्जामिनेशन से या आपके स्किल टेस्ट से रिलेटेड, तो जब तक आपके एग्ज़ाम हो रहे हैं सब कुछ, तो आपको बराबर वीडियो मिलते रहेंगे। और कुछ सूचनाएं आपको डायरेक्ट टेलीग्राम पे मिलती हैं, तो ज़रूरी है तो वहाँ से भी देखते हैं, ठीक है। चलिए हम अगले अब पोस्ट की बात करते हैं। ये तो रहा डेटा एंट्री ऑपरेटर। अब हम बात करेंगे हिंदी टाइपिस्ट की। देखिए, अगर हम बात करते हैं हिंदी टाइपिस्ट की कि हिंदी टाइपिस्ट में क्या योग्यताएं होनी चाहिए और क्या इनका सिलेक्शन प्रोसेस है, तो देखिए हिंदी टाइपिस्ट में 30 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए आपकी उम्र, मतलब आपकी एज कितनी होनी चाहिए, 30 होनी चाहिए, जबकि डेटा एंट्री ऑपरेटर में 35 था, ठीक है। और इसमें भी आपको वैसे ही छूट मिलेगी। देखिए लिखा है कि अगर आप केंद्र सरकार, राज्य सरकार या विश्वविद्यालय एवं स्वायत्त संस्थाओं के कर्मचारी के लिए अगर उसके कोई कर्मचारी हैं तो आपको 5 वर्ष की छूट मिलेगी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों के
भारत सरकार के नियमानुसार छूट होंगे। ठीक है, तो जिस तरीके से छूट मिल रही है इसमें भी आपको मिलेगी। आइए बात करते हैं शैक्षिक अर्हताएं, मतलब आपकी एलिजिबिलिटी, अनिवार्यता क्या है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। पहली कंडीशन में देखिए आपके यहाँ पे लिखा हुआ है, किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय बोर्ड से आपकी क्या होनी चाहिए, 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण हो या उसके समतुल्य, मतलब इक्विवेलेंट हो, मतलब 12th आपने पास किया हो या उसके समकक्ष कुछ भी। उसके बाद दूसरे कंडीशन क्या है, कंप्यूटर पर कौशल परीक्षण मानक अंग्रेजी टंकण प्रति मिनट 35 शब्द की गति से, हिंदी टंकण प्रति मिनट 30 शब्द की गति से होना चाहिए। मतलब कुल मिला के कहने का ये है सीधा सा मतलब, कंप्यूटर में टाइपिंग स्पीड आपकी कितनी हो। तो इंग्लिश के लिए फिर से यहाँ देख लीजिए, आपको इंग्लिश में भी करनी होगी टाइपिंग और हिंदी में। इंग्लिश में कितने वर्ड पर मिनट की गति होनी चाहिए, 35 वर्ड पर मिनट, जबकि हिंदी में कितनी होनी चाहिए, 30 वर्ड पर मिनट। इसमें हिंदी का फॉन्ट नहीं दिया है, पिछली बार भी नहीं दिया था। जैसा कि मैंने बताया, अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो मंगल फॉन्ट से करिए, वो इजी होता है। कुर्ती देव से थोड़ा सा टफ होता है। कुर्ती देव पहले बहुत इस्तेमाल होता था हर जगह पर अब उसको बहुत ज़्यादा कम कर दिया गया। तो आपको चूज़ करने को ऑप्शन मिलता है, हिंदी और हिंदी में फ़ॉन्ट मंगल फ़ॉन्ट करना है या कुर्ती देव करना है, तो आपके लिए ऑप्शन मिलेंगे। अगर ऐसा ऑप्शन नहीं मिलने वाला होगा तो नोटिस पहले ही जारी हो जाएगी। ठीक है, तो इंग्लिश में आपको 35 वर्ड पर मिनट की स्पीड रखनी है और हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट। और यहाँ लिखा है समय सीमा 10 मिनट, मतलब आपको 10 मिनट करना होगा इसके लिए। तो आप ये एक बात याद रखेंगे कि अगर आपको आपके में, मतलब हिंदी टाइपिस्ट की सिर्फ बात करूं तो आप लोगों में ये क्वालिफाइंग नेचर है, मतलब इतना आपको आना ही चाहिए, इससे कम नहीं मान्य होगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आइए हम अगली बात पे चलते हैं। क्या दिया है, लिखा है प्रत्येक शब्द के लिए औसतन 5 दाब कुंजी के आधार पर 35 शब्द प्रति मिनट और 30 शब्द प्रति मिनट की गति से टंकण करने के लिए 1 घंटे में कंप्यूटर पर। ठीक है, लिखा है कि आपका 10,500 दाब कुंजी और लिखा हुआ है आपका कि 9,000 दाब के तत्समान होगा। कुल मिला के इसका इतना टिपिकल दिया है, तो इसका मतलब समझ लीजिए क्या होता है। देखिए जब हम टाइपिंग करते हैं, चाहे हिंदी में कर रहे हो चाहे इंग्लिश की कर रहे हो, देखिए जैसे यहाँ लिखा है बोर्ड से 12वीं कक्षा, अगर हम अलग अलग पढ़ते हैं तो, और इंग्लिश में अगर बात करते हैं, जैसे यहाँ देखिए लिखा है हिंदी और यहाँ लिखा है टाइपिस्ट। ठीक है, तो इसमें जो हम लोग एक एक की को प्रेस करते हैं, यहाँ लिखा है ना औसतन 5 दाब कुंजी, मतलब एक एक कैरेक्टर को जो प्रेस करते हैं, जैसे आपने हिंदी में अगर हम एक एक लेटर को अलग करें तो HINDI है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 2 5, मतलब ये जो हिंदी हमारा लिखा हुआ है उसको वो एक आपका पूरा मानेगा आधार। और जैसे मान लीजिए हिंदी लिखा है, टाइपिस्ट भी लिखा है, तो टाइपिस्ट में देख रहे हैं कि आप 6 हैं लेटर, लेकिन इसको काउंट कैसे करेगा, एक इसका छोड़ देगा, जो अगला वाला आप जब वर्ड लिखेंगे तो उसमें काउंट करेगा। मतलब जो आप कैरेक्टर यूज़ करते हैं एक एक कुंजी, यहाँ तक कि आप स्पेस को जब प्रेस करके आगे बढ़ते हैं तो उसको भी काउंट करता है वो। तो आपको इसको देख के नहीं घबराना है कि ये क्या लिख दिया है, कुछ नहीं लिखा है वो। 1 घंटे में आपको कुछ मैटर दिए जाएंगे। अगर आपकी स्पीड 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश की है और 30 शब्द प्रति मिनट अगर आप हिंदी से टाइपिंग करेंगे तो ऑटोमेटिक वो उतना ले लेगा जो वो आपको मैटर देंगे। और जैसे ही आपके स्किल टेस्ट से रिलेटेड कोई भी चीज़ें आएंगी, आपको चैनल के माध्यम से पूरी हेल्प मिलेगी, जितना भी हो सकेगा आपको चीज़ें बताई जाएंगी। और आपको ऑनलाइन प्रैक्टिस करनी है। ऑनलाइन प्रैक्टिस कैसे करना है, चाहे आप डेटा एंट्री ऑपरेटर के हों या जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के कोई भी कैंडिडेट है जो इस समय इसको देख रहे हैं, तो सभी लोग JR ट्यूटर एक होता है सॉफ्टवेयर, आप सबको पता भी होगा, ना पता हो तो सर्च कर लीजिएगा, उसको डाउनलोड कर लीजिए। उसकी पेमेंट भी होती है, 6 महीने का लेना है, परचेस करना है या 1 ईयर का, कुछ फ्री में भी है लेकिन ऑनलाइन वो चलते हैं, जैसे इंडिया टाइपिंग की है। तो उस पर आप लोग प्रैक्टिस करिए ताकि स्क्रीन पे चीज़ें मिले और आप उससे प्रैक्टिस करेंगे तो बेहतर होगा। तो अभी से थोड़ा थोड़ा शुरुआत करिए, आधे घंटे करिए, 1 घंटे करिए, मतलब जैसा आपके पास टाइम हो, जैसे आपके एग्जामिनेशन हो। ठीक है, तो उस हिसाब से आप करते रहिए। बाकी आपको स्किल टेस्ट के विषय में, कंप्यूटर के विषय में परेशान नहीं होना है, हर तरीके से आपको चीज़ें बता दी जाएंगी। तो फिलहाल इसमें योग्यता क्या होगी, किस तरीके का चीज़ रहेगा, ये होगा जैसा मैंने अभी डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए सिलेबस बताया आपको कि किस तरीके से होगा, वैसे ही आप में भी है। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं कंप्यूटर ऑपरेटर की। अभी तक हमने हिंदी टाइपिस्ट बताया और डेटा एंट्री ऑपरेटर, दोनों ग्रुप C के पोस्ट हैं। अब हम बात करते हैं ग्रुप B के लिए।
देखिए ग्रुप बी के लिए अलग से इन्होंने सिलेबस भी जारी कर रखा है और ग्रुप सी का अलग है। तो अभी तक हमने ग्रुप सी का बताया, अब ग्रुप बी में देख लीजिए। कंप्यूटर ऑपरेटर में आप लोगों ने पूछा था, तो इसमें क्या होना चाहिए, इसमें भी आपकी आयु 35 वर्ष जो है से ज़्यादा ना हो, बाकी छूट जो मिलती है एज में वैसे ही मिलेगी। और आपके पास क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए, मतलब एलिजिबिलिटी क्या है, एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन, अ ग्रेजुएट इन साइंस विद अ सर्टिफिकेट कोर्स इन अ कंप्यूटर जो है ऑपरेटर। अगर आपने बीटेक किया है, बीई किया है, बीई के अलावा आपके पास कंप्यूटर एप्लीकेशन आईटी, मतलब आपने बीटेक कर रखा है, बीई किया है, या तो ग्रेजुएशन है आपका साइंस से और उसमें आपका कंप्यूटर एप्लीकेशन होना चाहिए, या तो आईटी से, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से, तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा क्या हो सकता है, अगर आपने बीसीए किया हो, लेकिन बीसीए के साथ यहाँ पे लिख रखा है विथ 2 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस। अगर बीटेक किया है आपने, अगर बीई किया तो एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप बीसीए किए हैं तो आपको 2 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, 2 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस। या उसके बाद अगर बीएससी आपने कंप्यूटर साइंस से किया है या कंप्यूटर एप्लीकेशन या आईटी से किया है, तो भी आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए 2 साल का, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए, या तो ये सब नहीं है, फिर उसके बाद देखिए डिप्लोमा इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग विथ 3 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, अगर ये भी आपके पास तो आप एलिजिबल हैं। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है नॉलेज ऑफ इंग्लिश एंड हिंदी रीडिंग राइटिंग एंड स्पीकिंग, इस पर जो है प्रिफरेबल, मतलब अगर जिनको हिंदी और इंग्लिश दोनों अगर रीडिंग राइटिंग और स्पीकिंग मतलब लिखने बोलने सब कुछ आ रहा है अच्छे से, तो उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा, मतलब उनको प्रायिकता दी जाएगी कि उनका पहले हो, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। तो डिग्री में कुल मिला के 2 ही चीज़ हैं, बीई बीटेक हो तो एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, बीएससी अगर हैं तो 2 साल का एक्सपीरियंस होगा, अगर बीएससी हैं आप कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड आईटी से, तो भी आपको एक्सपीरियंस की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये रही बात कंप्यूटर ऑपरेटर की। और आपका सिलेबस क्या होगा, चूँकि कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रुप बी का है, तो उसमें सिलेबस पूरा अच्छे से डिस्क्राइब है, अभी मैं आपको दिखा रही हूँ। और जो बी का है, मतलब ग्रुप बी का, उसको टेलीग्राम पे अलग से भी शेयर कर रहे हैं। खास तौर से आप लोग ये जान लीजिए, जितनी भी चीज़ें मैंने अभी बताई होंगी सब कुछ आपके विज्ञापन में खुद ही लिखा था, लेकिन आप लोगों ने चूँकि पूछा तो इसलिए मैंने फिर से इसको क्लियरली बता दिया है। आइए दिखाते हैं सिलेबस ग्रुप बी का। देखिए यहाँ लिखा है सिलेक्शन क्राइटेरिया ग्रुप बी, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं आप में क्या आएगा, 100 क्वेश्चन आएंगे 200 नंबर के, मतलब एक प्रश्न 2 नंबर का होगा। निगेटिव मार्किंग होगी, 0.5 की निगेटिव मार्किंग है। इसमें आपको इंग्लिश और हिंदी 15-15 नंबर के नहीं आएंगे, 15-15 क्वेश्चन आएंगे, जिसके आपको दुगुना नंबर मिलेंगे, मतलब 15 क्वेश्चन 30 नंबर का होगा, ठीक है। इसी तरह हिंदी है। उसके बाद जनरल अवेयरनेस इंक्लूडिंग रीजनिंग जो आप पढ़ते हैं, रीजनिंग के साथ आपको जनरल अवेयरनेस के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ज़्यादा रीजनिंग नहीं आती है, रीजनिंग ईजी ही रहेगी, ज़्यादा फोकस आपको जनरल अवेयरनेस पे करना है। जहाँ पे जनरल अवेयरनेस बोल रहा है वहाँ पर आपको जीके प्लस करंट अफेयर पढ़ना है, ठीक है। और यूनिवर्सिटी इसमें जा रहे हैं तो यूनिवर्सिटी के एक्ट और थोड़े बहुत इससे भी जानकारी होनी चाहिए, वो आपको चैनल के माध्यम से मिलते रहेंगे। और रही बात, चाहे आप ग्रुप बी के हो, सी के हो, किसी के भी हो, अलग से पर्टिकुलर बुक किसी भी पोस्ट की मार्केट में अवेलेबल नहीं थी, पिछली बार भी और इस बार भी फ़िलहाल नहीं है, ठीक है। तो आपको अपने से ही सब कुछ पढ़ना है। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं आप, जो भी जीके जीएस रीजनिंग पढ़ते हैं वही इसमें भी काम आएगा, कुछ बदलता नहीं है, बस लेबल बदलता है। अगर एमटीएस दे रहे हैं तो उस स्तर के प्रश्न होंगे, आरओ का एग्ज़ाम देंगे तो उस स्तर के होंगे, पीसीएस देने जाएंगे तो उस स्तर के होंगे, कोई चीज़ बदलती नहीं है। जिसको अच्छे से नॉलेज है वो सब कर लेगा। आगे देखिए, और रेलेवेंट सब्जेक्ट से प्रश्न आएंगे, लेकिन आपको 1 ही करना होगा, मतलब ओनली 1 टू बी अटेम्प्टेड, मतलब 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। अकाउंट से पूछेंगे, लाइब्रेरी या जनरल एडमिनिस्ट्रेशन से। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे जो है ग्रुप बी के कोई भी अगर पोस्ट में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो यही सारी चीज़ें थी जो आपको समझ नहीं आ रही थी, और मैंने बता दी हैं क्लियरली कि ग्रुप सी में पोस्ट और ग्रुप बी में क्या क्या चीज़ें आएंगी। और आपके लाइव सेशन जल्द ही लेने की कोशिश करी जाएगी। आप सबके बहुत सारे डाउट हैं फॉर्म भरने से लेकर आपके एग्ज़ाम को लेकर, तो कोशिश रहेगी, हो सकता है मे बी कल अगर ऐसा होगा तो आपको सूचना टेलीग्राम पर भी दी जाएगी और चैनल के माध्यम से भी बता दिया जाएगा। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे। जय हिंद।